पहले सत्र की जो चर्चाएं हमने सुनी, और अब जो आपका अगला है कि जेंडर समानता के मुद्दे पर काम में क्या चुनौतियां और अपने एक्सपीरियंस। तो जेंडर समानता के लिए जब भी हम जमीनी स्तर पर काम करते हैं तो चुनौतियों की एक बहुत बड़ी लिस्ट होती है। चुनौतियों का जैसे ही हम समाज की जो बनी बनाई परंपराएं हैं, रूढ़िवादिता है, उससे हटके हम जब भी कुछ करने की बात करेंगे तो निश्चित ही कि वो हलचल होगी। ठहरा हुआ जो पानी है उसमें जब भी हम एक छोटा सा भी पत्थर डालेंगे तो उसमें हलचल मचेगी और फिर वो चुनौतियां आएंगी। तो चुनौतियों की अगर हम लिस्ट देखें तो चुनौतियां बहुत सी होती हैं। घर से ही चुनौतियां शुरू हो जाती हैं कि अब तुमने ये क्या कहना शुरू कर लिया। ये तो ऐसा हमेशा से होता आया, ऐसा ही चलता है। इससे हटके तो घर में कोई सुनने के लिए या जानने के लिए तैयार ही नहीं होता है, क्योंकि पुरुषवादी जो हमारी सोच है, जो हमारे समाज की व्यवस्था है, उसने बहुत अच्छे से ये दिमाग में बिठा दिया है कि महिलाओं और लड़कियों की ज़िंदगी इस तरह आगे बढ़ेगी और जो लड़के हैं और जो पुरुष हैं उनकी सोच, उनकी ज़िंदगी इस तरह आगे बढ़ेगी। और वो अच्छे से उनके दिमाग में बैठ गई है, वो सिखाने की ज़रूरत नहीं है। वो सारा कुछ अपने परिवार में देख के सीख जाते हैं कि घर में ये पिता करता है तो वो बताता ही नहीं कि अपने बेटे को, वो उनकी हरकतों को देख के लड़का स्वयं सीख जाता है कि वो अंदर आने पर माँ से इस तरह बात करते, बहन से इस तरह बात करते, बाहर इस तरह बात करते, और वो भी वापस उसी तरीके में चला जाता। तो जब भी हम समानता की बात करते हैं, निर्णयों में भागीदारी की बात करते हैं, डर और झिझक को ख़त्म करने की बात करते हैं, जब भी हम एक महिला को इंसानी दर्जा देते हुए उसके हक और अधिकारों की बात करते हैं, जब भी हम उसके ऊपर हो रही विभिन्न तरीके की हिंसा के लिए आवाज़ करते हैं, उनको तैयार करते हैं, तो वो होगा, वो चुनौतियां आएंगी। और हम लोग जब फील्ड में और समाज में बदलाव के लिए जाते हैं तो एक तरह से हम भी उन चुनौतियों को सामना करने के लिए सोचते ही है कि ये चुनौतियां आएंगी, हमें अपने आप की भी तैयारी करना होती है। ठीक है। और वो चुनौतियां कई बार हमारी निजी जिंदगी में भी दखल देती हैं और हमारे संस्थागत कार्यों में भी दखल देती है। बहुत सारे पुरुष जब हम महिलाओं के संग यौनिकता, प्रजनन, स्वास्थ्य अधिकार, उनके कानूनी अधिकारों को लेके, उनके प्रॉपर्टी राइट्स को लेके जब भी हम इस तरह के मुद्दों को बात करते हैं तो वो उनका कहना होता है कि आप महिलाओं को जागरूक करने के लिए कह रही थी, ये आप क्या सिखाने लगी। हमारी पत्नी मीटिंग से आई, हमारी बहन मीटिंग से आई, तो आज वो इस तरह बात कर रही है, तो ये बदलाव क्यों आया। आप ये सब मत करिए, ये घर तोड़ने वाले काम है और हमारा घर जैसे चल रहा है उसको वैसे ही चलने दीजिए। तो हमें इन सारी चुनौतियों का सामना करना होता है। हमें अपने तरीके से उन पुरुषवादी सोच के पुरुषों को भी समझाना पड़ता है और उन महिलाओं को जो पीछे ना हटे, उनकी बार बार उनके ऊपर कई तरीके से दबाव आने पर उनको भी वापस फिर उसी धारा में जोड़ना पड़ता है। तो इस तरह की चुनौतियों का सामना हमें बहुत सारा करना पड़ता है। परिवार से करना पड़ता है, उनकी आर्थिक उससे करना पड़ता है, उनके शारीरिक, उनके ऊपर जो हिंसा हो रही है उससे उनको लड़ना पड़ता है। तो इस तरह की तो है। अगर हम ये कहें कि हमारा अपना इन कामों में करने के लिए जो अपना निजी अनुभव है वो यही है कि जब हमने इस तरह के काम को शुरू किया, बदलाव के काम को शुरू किया, तो लोगों ने पहले तो यही कहा। एक उदाहरण हम आपको बताएं कि एक गांव में हम जब मीटिंग कर रहे थे बैठ के, और उन औरतों ने कहा था कि हम आएंगे और उस टोले से औरतें नहीं आई। ये हम करीब 15 साल पुरानी बात बता। तब हम लोगों ने जाके उनसे बात करी कि आपने तो कहा था कि आपको आना है, फिर आप क्यों नहीं आई। तो उन्होंने कहा कि हम कैसे आते दीदी, हमारे आदमियों ने हमें आने नहीं दिया। तो कहाँ है तुम्हारे आदमी। तो उनके 2 के आदमी बाहर निकले तो वो कहते औरत घर की लक्ष्मी होती है
और वो बाहर बैठ के मीटिंग नहीं कर सकती। आपके जो आदमी लोग हैं ना, वो आपको खाना नहीं खिला पा रहे हैं, वो आपको बाहर घुमा रहे हैं, और हम तो अपनी औरत को अंदर बैठ के खाना खिला रहे हैं। वो क्यों जाएगी मीटिंग में, क्यों बैठेगी? तो वहां पहले मीटिंग छोड़ के उनको समझाने के आई कि जब आप अपनी औरत को मारते हैं, पीटते हैं, उनसे काम कराते हैं, उनको कोई अधिकार नहीं, तब वो लक्ष्मी कहाँ गई? हाँ। और जब हमें जानकारी देने की बात आई, उसको जागरूक करने की बात आई, तो काफी सत्र हमें उस टोले में जाके पुरुषों के साथ करने पड़े कि लक्ष्मी का मतलब क्या है, आप किस रूप में औरत को देख रहे हैं, इंसान समझ रहे हो कि नहीं? तो इस तरह के हमें अपनी जिंदगी में भी बहुत बार सोचना पड़ता है, और संस्थागत कामों में भी सोचना पड़ता है कि अगर कोई हिंसा का केस आया है, तो उस केस को आने पर उसमें पहल करने से पहले ही उसमें कितने लोगों का प्रेशर आ जाता है। उसमें ना चाहते हुए भी नेता लोग आ जाते, अरे वो केस मत उठाइए, वो हमारी पार्टी का लोग है, वो हमारा ये हो गए। तो हमें एक व्यक्ति से चुनौती नहीं लड़ना है, हमें दबंगों से चुनौती आती है, हमें परिवार से चुनौती आती है, हमें समाज के ठेकेदारों से चुनौती आती है, जिन्होंने सामाजिक बदलाव का ठेका लिया होता है। हमें जातिगत जो बहुत अपने आप को सवर्ण सवर्ण समझते, उनसे आता है। हमें धर्म के ठेकेदारों से बहुत आता है कि जब हम मुस्लिम वर्ग के साथ काम कर रहे हैं, हम विभिन्न जातियों के साथ काम कर रहे हैं, तो कहते हैं आप क्या जानो हमारे बारे में, आप क्या जानते हो हमारे धर्म के बारे में, आप ये धर्म के खिलाफ क्या काम कर रहे हो? तो हमारे यहाँ ठेकेदारों की कमी नहीं है, हमारे यहाँ पुरुषवादी सोच के लोगों की कमी नहीं है, पर हमें उन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि समाज में बदलाव हो, औरतें भी समानता के साथ, निडरता के साथ, अपने निर्णयों के साथ अपनी जिंदगी जी सकें। तो उसके लिए हम विभिन्न मंचों पर अपने छोटे छोटे कदमों को लेकर अपनी महिलाओं को सशक्त बनाते हुए उनको आगे करते हुए बढ़ते हैं। चाहे मनरेगा के काम में औरतों की भागीदारी हो, उनका काम सिर्फ मिट्टी खोदना नहीं हो, अगर कोई औरत पढ़ी लिखी है तो वो भी मेट का काम कर सकती है, वो भी लिखा पढ़ी का काम कर सकती है, हम उनको वो काम क्यों नहीं दे रहे हैं? तो वहां आवाज उठाना, औरतों को कम मजदूरी देना, ज्यादा काम लेना, हम वहां उनके साथ आवाज उठा रहे हैं। हम लड़कियों को क्यों वो एजुकेशन ले जो उन्हें बाहर ना निकलने दे? क्यों आज माँ बाप उनको ऐसे विषय में एडमिशन नहीं देते जहाँ उनको कोचिंग जाना पड़े, जहाँ उन्हें देर तक आना पड़े? वहाँ लड़कियों को जागरूक करते हैं कि मिलके आवाज उठाओ। आप सिर्फ शिक्षा सिर्फ इसलिए नहीं ले रहे हो कि लड़के वालों से कह दो कि हमारी लड़की 12th है, हाई स्कूल है। हम शिक्षा इसलिए ले रहे हैं कि हम अपना भविष्य खुद बनाएं, अपना फ्यूचर खुद तय करें। तो वो क्या हो सकती है, उसके लिए हमें क्या विषय पढ़ना चाहिए? तो ऐसे छोटे छोटी चीजें हैं कि जिनमें हमारी कोशिश रहती है कि लड़कियां और महिलाएं लीडरशिप में आगे आए, लीडरों की संख्या बढ़े। मुख्य रूप से हमारा यही कहना है कि चुनौतियों का सामना करते हुए हमें महिला लीडर्स को बढ़ाना है और उनकी निर्णयों में भागीदारी बढ़ाना है, तब हम सामाजिक बदलाव और समानता के सपने तक पहुंच पाएंगे। थैंक यू। धन्यवाद कल्पना जी। यहाँ पे चैलेंजेस बोलने के लिए तो बहुत सारे हैं, जैसे कल्पना जी ने बोला है, बट खासकर मैं 3-4 चैलेंजेस जो मैंने खुद फेस किया है, मैं उसके बारे में थोड़ा बोलना चाहूंगी। पहले तो जो फैमिली से सपोर्ट होता है, जब आप बोलते हैं कि आप डेवलपमेंट सेक्टर में काम करने की आप सोच रहे हैं कि आपने ये वाला सब्जेक्ट पढ़ा है एंड यू आर प्रेफरिंग टू वर्क इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर, तब बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क हो जाता है। क्योंकि जो प्रेफर्ड आपका काम होता है वो आप टीचिंग जॉब में जाइए या आप सिविल सर्विस, ये मतलब एक एक होता है कि आप लड़की है तो आपका प्रेफर्ड जॉब, कंफर्टेबल जॉब आपको चाहिए कि आप एनजीओ सेक्टर में जाओगे, इस सेक्टर में जाओगे, आपको ऐसे घूमना पड़ेगा, बहुत लोगों से मिलना पड़ेगा, विच इज अज्यूम कि वो सेफ नहीं है। बहुत क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस ऑन योर कैरेक्टर, क्वेश्चंस ऑन एवरीथिंग, कि
मतलब क्या होगा, एंड ऑल्सो मतलब ऐसा होता है कि आपको ये मतलब लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होता है कि डेवलपमेंट सेक्टर में बहुत स्कोप है कि आप डायरेक्ट ग्रास रूट्स में जाके काम कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक योर पेरेंट्स अंडरस्टैंड कि आपका चॉइस क्या है। तो मेरे साथ ये हुआ था कि मैंने जब 2016 में ज्वाइन किया था, फॉर मोर देन अ ईयर मेरा मैं घर नहीं आई थी, विद द फियर कि मैं आज घर जाऊंगी तो मैं वापस काम करने नहीं आ पाऊंगी, मुझे रोक दिया जाएगा। एंड ऑल्सो द सेकेंड लेवल ऑफ चैलेंज वाज इन द फील्ड कि हम लोग जब फील्ड जाते थे, क्योंकि वो बहुत रिमोट एरियाज में है, तो हम लोगों को टू व्हीलर्स चलाना इस कंपलसरी है। तो मतलब मेरा डर इतना तक था कि मुझे वापस बुला लेंगे, कि मेरा एक बार ऐसा हुआ फील्ड जाने के टाइम में मेरा एक्सीडेंट हो गया था। इट वाज अ मेजर एक्सीडेंट, जहाँ पे लाइक व्हाई आई एम सेइंग मेजर, बिकॉज़ लाइक 9 स्टिचेस, आई गॉट 9 स्टिचेस ड्यूरिंग दैट लाइक एक्सीडेंट। तो बट मैंने मतलब 1 साल 1.5 साल तक घर में बोला ही नहीं था, मतलब आउट ऑफ द फियर कि मुझे वापस बुला लेंगे, कि वहां पे काम नहीं करना है। सो इट वाज अ कंस्टेंट स्ट्रगल। एक तो था कि मैं गांव में जाके खुद स्ट्रगल कर रही थी कि कैसे मतलब महिलाओं के साथ काम करूं, कैसे उन लोगों को मैं बुलाऊं मीटिंग पे, कैसे उन लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए मतलब एनकरेज करूं। दूसरा, मेरे अपने पर्सनल लेवल में भी बहुत सारी चैलेंजेस हो रखी थी कि मैं फैमिली को मना नहीं पा रही थी। एंड ऑल्सो तब मैंने जब ज्वाइन किया था, देर वर अराउंड 14 to 15 people in the organization, and there was only one woman apart from me, excluding me, और मुझे मिला कि we were only two। एंड इसीलिए बहुत सारा ऐसे प्रॉब्लम्स होता है कि हम जैसे कोई लड़का आप जाते मतलब फील्ड में जाते हैं तो उनको इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, जैसे वॉशरूम यूज करना हो, या किसी भी आप लोग जैसे गवर्नमेंट ऑफिसेस में जाते हैं, गांव पंचायत ऑफिस हो या ब्लॉक लेवल ऑफिस में, ऐसे भी बहुत मुझे ओकेशंस में मुझे मिला कि विंटर्स के टाइम में मैं 2-3 बजे मैं गई ऑफिस में। इवन आप 11 बजे भी जाओ तो आप क्या मिलेगा कि गांव में जो ऑफिस इज लाइक वहाँ पे ऑफिशियल काम, मतलब ऑफिस के टाइम में ही वो लोग बॉनफायर करके ड्रिंक्स करके ऐसे पूरा मतलब अपना एक सर्कल बना के बैठे हुए थे। तो वहां पे मैं अगर पहुंची ऑफिस टाइम में कुछ काम लेके कि आप मीटिंग ऑर्गेनाइज करना है, तो उन लोग का जो एक बॉडी लैंग्वेज हो या बिहेवियर हो, इट वाज नॉट वेरी रिस्पेक्टफुल, या मतलब नॉट इन अ वेरी गुड सेंस। तो वहां पे अगर कोई मेल कलीग होता तो वो लोग बहुत आसानी से मतलब दे दे वुड बी एबल टू बी अ पार्ट ऑफ द ग्रुप, मतलब कि वो लोग बैठ के ऐसे ही मतलब बात कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत बार देखा कि मतलब मेरे साथ एक्चुअली ये हुआ है कि मैं एनआरएलएम का जो स्टाफ था ब्लॉक ब्लॉक लेवल में, तो उनके साथ ऐसा हुआ था कि वो बात ही नहीं करना चाहते थे। ही वॉज अ मैन, एंड मैं मतलब एक होता है ना कि एनजीओ एंड एसआरएलएम का एक तो बहुत बड़ा एक वो चल रहा था। बट देन मेरे बाद मैं जब छोड़ के आई उसके बाद जो द प्रोफेशनल हु हैड जॉइन, उसका ये था कि ही इनवाइटेड हिम ओवर अ डिनर एंड लंच। तो उनका वो बहुत आसानी से बन गया, और उसके वजह से मतलब दैट पर्सनल कनेक्शन वाज वेरी हेल्पफुल इन क्रिएटिंग द प्रोफेशनल टारगेट्स ऑल्सो। सो ये सब बहुत प्रॉब्लम्स होता है। एंड दो बार तो ऐसा हुआ था कि जैसे मैं एसएचजी बनाने के लिए, सोशल मोबिलाइजेशन करने के लिए गांव में पहुंची, और वो एक मुस्लिम गांव था। एंड मेरा इंटेंशन था कि मैं जाके वुमेन को हेल्प करूं, कि वो लोग एटलीस्ट बाहर आए, दे आर लाइक दे पार्टिसिपेट इन द मीटिंग्स। बट हुआ ये कि आई वाज विक्टिमाइज्ड, लाइक मुझे खुद विक्टिमाइज बनाया गया, क्योंकि वो मुस्लिम गांव था एंड आई बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी। सो मेरे ऊपर बहुत क्वेश्चंस आए कि हाउ कम लाइक मैं उनका प्रॉपर्टी बन गई, जे ये तो हम लोगों का रिलीजन का लड़की है, तो हाउ कुड यू लाइक ट्रेवल अलोन रात को व इवनिंग को विद 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 योर मेल कलीग्स। एंड ऑल्सो देयर वर वेरियस क्वेश्चंस अबाउट माय ड्रेसिंग स्टाइल, कि आप महिला हो तो आप मतलब वहां पे सिर्फ कुर्ती पहनना, मतलब हम लोग तो सिर्फ कुर्ती और ये पहन के जाते थे। बट इट वाज वेरी मच कंपल्सरी टू पुट अ दुपट्टा, एंड यू हैव टू रैप अराउंड वेरी नाइसली, यू हैव टू वेयर फुल स्लीव्स चूड़ीदार एंड ऑल। बट मतलब आई वॉज माई सेल्फ विक्टिमाइज बिकॉज ऑफ दैट, एंड वहां पे मुझे बुलाया भी गया था। सो दिस बिकम्स वेरी चैलेंजिंग कि
दिस इज ऑल्सो लाइक हम लोग उस टाइम भी, मुझे भी ये लगा था कि मैं तो अपना ये इतना घर से फाइट करके, खुद से फाइट करके यहाँ पे आके कोशिश कर रही हूँ ताकि एटलीस्ट कुछ तो मैं चेंज ला पाऊँ। बट उल्टा मुझे ही ये, इट्स नॉट ओनली द मेन, वहां पे जो वुमेन्स होते हैं, दे ऑल्सो क्वेश्चन अबाउट योर कैरेक्टर, कि वो अच्छे से ही बोलते, वो बुरे से नहीं बोलते, बट दे ओनली से कि भाई दो आप तो ऐसे घूमते रहते हो, आपका तो शादी कभी नहीं होगा, आप तो ये इस टाइप का मतलब आप, आपको आपसे कौन शादी करेगा, आप ऐसा नहीं करना चाहिए, आपके माँ बाप इसीलिए आपको मतलब मतलब बहुत सारी बातें ऐसा होता है। तो इट्स नॉट अबाउट कि द challenges always come from the men's side, the challenges mostly also come from, like mostly in this case it also comes from the women's side, कि बहुत बार ऐसा क्वेश्चंस होता है। एंड दूसरा बार ये था कि एमजी नरेगा का जो मैं जिस ब्लॉक में काम करती थी वहां पे लोगों को इतना पता नहीं था जॉब कार्ड्स वगैरह के बारे में। तो फर्स्ट जब अवेयरनेस मीटिंग मैंने दिया था, तो अराउंड 230 to 250 पार्टिसिपेंट्स थे वहां पे। बट द पॉइंट इज वहां पे मुझे 3-4 बाइक्स में जो वहां पे गांव पंचायत का, एक्चुअली गांव पंचायत नहीं होता है, वो बीटीएडी एरिया है, तो वहाँ पे वीसीडीसी होता है। तो चेयरमैन का जो क्या बोलते हैं, इट्स लाइक गुंडा ही बोलूंगी, मतलब उस सेंस का कि देर वे लाइक 10 मेन जिन्होंने जो आके मतलब थ्रेटनिंग देने लगे। थ्रेटनिंग इसलिए दिया है कि ऐसा नहीं है कि जॉब कार्ड्स लोगों को नहीं मिला, जॉब कार्ड्स मिला, बट लोगों को नहीं मिला, वो ऑफिस में है चेयरमैन के पास। और जो जितना मतलब पैसा मतलब कि इतना लोगों ने काम किया है, पैसा इतना मिलना चाहिए, वो अकाउंट उन लोगों के परिवार का ही अकाउंट मेंबर, मतलब रिलेटिव्स हो या फ्रेंड्स के अकाउंट्स में ही आते हैं। तो वो चीज लोगों को पता नहीं था। और हमने जब अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज किया, जिसकी वजह से मतलब कि लोगों को भी पता चलेगा कि जॉब कार्ड जो होता है वो वीसीडीसी चेयरमैन के पास नहीं रहता है, वो तो खुद अपने पास रहना चाहिए, इतना अमाउंट मिलना चाहिए, इतना डेज ऑफ वर्क मिलना चाहिए, ये सब। तो वहां से मतलब वो मीटिंग नहीं कराना है, तो वो सोच के मतलब उन्होंने थ्रेटनिंग भी करने के लिए आया है। और वो बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि मैं वहां पे उस दिन अकेली थी और मेरे साथ सिर्फ एक फील्ड असिस्टेंट थे। तो मतलब ये बहुत थ्रेटनिंग हो जाता है कि यू नेवर नो कि आपको कौन फॉलो कर रहा है, आप अकेले हो वहां पे काम करके। तो बहुत सारी ऐसे चैलेंजेस भी है। और एक तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि एक I'm पॉजिटिव, sorry to interrupt, but can you please wrap up in 30 seconds? या श्योर, जस्ट लास्ट वन, कि ऐसा है कि जैसे मैंने बोला कि पहले बहुत मेल प्रोफेशनल्स थे। एक प्लस पॉइंट ये है कि जब हम गए, मतलब मैं जहाँ पे गांव पे काम करने गई थी, तो एक या दो दीदी तो ऐसे थे जो मुझे देख के उन्होंने बोला कि अगर आप ऐसे आए हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर डेवलपमेंट सेक्टर में हम लोग मोर फीमेल्स को इंक्लूड करते हैं, तो इट बिकम्स अ काइंड ऑफ कि अगर हाँ, अगर वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। एंड दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल गिवन बाय माई ओन जूनियर, कि उसने बोला कि अगर नूरबा आप एक ब्लॉक पे अकेले फ्रॉम योर ट्रेनिशिप टिल 4-5 years आप अकेले वहां पे काम किए हैं, आप ऑफिस सेटअप किए हैं, लोगों से ये किए हैं। तो शी वॉज अबाउट टू रिजाइन, बट उसने मुझे मतलब रिसेंटली ये बोला कि ओनली बिकॉज यू डिडंट रिजाइन, यू डिडंट गिव अप, सो मुझे लगा कि आप कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकती, बिकॉज शी वॉज ऑल्सो फ्रॉम गुवाहाटी। एंड उसने बोला कि हाँ, स्ट्रगल तो सेम है, सेम प्रॉब्लम्स है, तो शी डिडंट गिव अप। सो मुझे आई फेल्ट गुड कि हाँ, आई वाज गोइंग थ्रू लॉट ऑफ frustrations, I was going through a lot of questioning in like regarding my own personal and professional life, but then that is something which made me happy and I really was like feeling good कि ठीक है, कि कुछ तो एक हुआ है चेंज की। एंड आई रियली थिंक कि more women should like try it and come to this sector. अब हम सुनीता जी की तरफ बढ़ते हैं। सुनीता जी, आप अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। जी बिल्कुल, थैंक यू पूर्वी। तो मेरा भी यही कहना है, अभी तक का जो काम है उसके मद्देनजर देखते हुए हम लोग जो फील करते हैं एज ए वुमेन होने के नाते, खुद भी बहुत सारी चीजें हम स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंचते हैं। और जो भी उसी सिचुएशन के हिसाब से हम लोग थोड़ा बदलना चाहते हैं, चीजों को बदलना इन द सेंस कि खुद में जो बदलाव है उसको देखना चाहते हैं और अपने आसपास के जो बदलाव है वो देखना चाहते हैं। तो
कहीं ना कहीं हम सब में वो स्ट्रगल रहा है, हम सब लोग उस चीजों को फील किए हैं, महसूस किए हैं, जिसके चलते आज हम इन कामों में आए हैं कहीं। और जो वुमेन को लेकर के एक जो अपने अंदर एक मुलायम सा चीज है, वो भी यही रीजन है क्योंकि हम उन चीजों को बहुत बेहतर तरीके से महसूस करते हैं, हर एक पल पे महसूस करते हैं। और घर से लेके बाहर जहां भी हम जाते हैं, चाहे वो नौकरी के लिए जाते हो, हर जगह ये चीजें हम लोगों को खुद भी झेलना पड़ता है। तो और इसीलिए चाहते हैं कि जो औरतें हैं उनके लिए हम जगह बना पाए, उनको एक मंच दे सके। और उसी को आगे रखने रखने के लिए मैंने जो अभी चीजें करा है या पहले जो किया था, शुरू से ये रख रहा है कि औरतों को, लड़कियों को, महिलाओं को बोलने का मौका मिले, हमेशा से बोलने का मौका मिले, उनको मंच मिले। हमेशा से यही बोला गया है कि औरतों का जो बुद्धि होता है वो घुटना में होता है। और ये बहुत चैलेंजिंग सा शब्द है कि क्या सच में औरतों की बुद्धि जो है वो घुटनों में होती है? हमें कैसे इसको तोड़ना है, कैसे ये जो बात बोलते हैं वो किस बेसिस पे बोलते हैं, मतलब क्यों बोलते हैं ये बात। तो बार बार मेरे मन में ये दिमाग में आता था कि ऐसा क्यों बोला जाता है। किसी भी चीज में पूरा घर जो है वो औरतें चलाती हैं, पूरा घर का मैनेजमेंट औरतें देखती हैं, घर सारी चीजें घर की करती हैं, यहाँ तक कि कल का क्या खाना बनाएंगे और क्या बनेगा, उसमें कितने मसाले पड़ने हैं, इसका प्रॉपर प्लानिंग भी औरतें करती हैं। मगर फिर भी उनको कभी भी ये समझा नहीं जाता है चीजों को लेकर के। तो एक तरफ है कि हम पूरा घर की देवी है, महिला है, औरत है, और पता नहीं क्या क्या हमें बना दिया जाता है, और उसको भी हम रोल अदा कर रहे हैं। और एक तरफ है कि सिरे से नकार दिया जाता है कि आपको कुछ भी नहीं आता है। तो ये बहुत चैलेंजिंग चीजें होती हैं। और एक छोटा प्रयास हम लोग हमेशा से करते रहे हैं कि लड़कियों को बोलने का मौका दो। जैसे अभी आप सब लोगों ने शेयर किया है कि खेलने का जो मौका होता है वो लड़कियों के लिए कितना मायने रखता है। जब हम अपने कामों में देखते हैं कि जब भी हमने कोशिश किया था, हम झारखंड से हैं, तो आदिवासी होने के नाते ना कभी भी मुझे इतनी चीजों का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि घर में कभी भी हमने कास्टिज्म नहीं देखा, कभी भी हमें लड़की होने के नाते बहुत सारी चीजों का पाबंदी नहीं मिला। शुरू से थोड़ा प्रेफरेंस मिला है, हमारे समाज का एक थोड़ा सा ये रहा कि औरतों के नाम पे कभी भी डरा के नहीं रखा गया। तो वो मेरे अंदर भी रहा कि हम जब देखते थे कि बिहार में जब हमको लड़कियों को बाहर निकालने की बारी आती थी, या फिर अभी यूपी में बाहर निकालने की बारी आती है, तो सबसे बड़ा टेंशन मेरे लिए यही होता था कि ये चीजें हम नहीं झेले थे, और यहाँ पे देखो कि कितना मुश्किल होता है। और धीरे धीरे जो हम बदलाव और चेंज की बात करते हैं, लड़के भी उसको एक्सेप्ट करते हैं, उनको मौका देते हैं। अभी हम क्योंकि लड़के और लड़कियों के साथ काम कर रहे हैं, तो हमको ये देखने को मिला है हमेशा से कि लड़कियों को शुरू में तो बहुत नकारते हैं, पर एक वक्त ऐसा आया जब हम खेलने के लिए दोनों को लेके गए ग्राउंड में, तो हमने ये चीज किया कि दोनों को, लड़के और लड़कियों को एक साथ खेलने का अवसर दिया। मतलब वो खुद में एक आपस में एक कंपटीशन टाइप वो लोग फील कर रहे थे कि हम लड़कों के साथ में खेलना चाहते हैं, लड़कियां कह रही थी, और लड़के इतने साई थे कि वो कह रहे थे हम नहीं खेलेंगे, हम बिल्कुल ये चीजें नहीं, क्योंकि लड़कियां अच्छा नहीं खेलती हैं, ये चीज था। तो ये बात था कि चलो दोनों मिलके खेलते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। तो 2 ब्लॉक में ये चीजें हुई है, और खुद लड़कियों ने तय किया कि हम खेलेंगे। घर बहुत सारी चीजें हुई, उलझने रही, घर में परमिशन नहीं मिला, बहुत सारा चीज, मगर फिर भी कुछ चुनिंदा लोग निकल के आए और खेलने के लिए एग्री किए, और खेले, और लड़कियां जीती। तो ये कोई नहीं था कि उनको नीचा दिखाने का कोई मकसद नहीं था, या फिर ये कंपटीशन टाइप भी नहीं था, पर हम कर सकते हैं ये जज्बा था लड़कियों के अंदर में। तो जो जेंडर के सिचुएशन से अगर हम देखते हैं, तो एक तरह से लड़कियों को नकार जो देते हैं ना, और एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जैसे कि अगर हम थर्ड जेंडर का भी बात करते हैं, तो कभी समाज उसको स्वीकार ही नहीं करता है, कभी भी नहीं समाज स्वीकार करता है। जबकि आप एनालिसिस करिए, देखिए तो क्या अंतर है, क्या उनको कितना चीजें झेलना पड़ता है, कितनी चीजें हैं जो समाज में सामने आने के लिए उनको कितना अपने आप को अगर हम वहां पे रख के देखते हैं, तो लोग कहते हैं कि एक लड़का और एक लड़की को ही जब समाज एक दूसरे को लिए ही स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो फिर तीसरा जेंडर को स्वीकार करना कितना मुश्किल काम है। और बार बार हम लोग बात करते हैं कि जेंडर के जो दृष्टिकोण है उसके आधार पे मौका और किस तरीके का मौका मिलना चाहिए करके। पर ये भी तो है कि हम सिखाया ही गया है ना, भाई बहन में दूरी बना के रखा गया है, परिवार में पापा से कौन सी बात करनी है इस पे भी दूरी बना के रखा गया है, कौन सी बात करनी है कौन सी नहीं करनी है। कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो आज भी अपने पापा को पैड के लिए तो माहवारी के बारे में बता सके कि वो 2 दिन का जो कठिनाई है, अगर 5 दिन का जो दिक्कत है, उसको लेकर हम अपने परिवार में
पुरुष साथी के साथ में कितना बात कर पाते हैं। तो ये जो सहजता है इसको बनाए रखने के लिए बात करना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत एनालिसिस करने के बाद ये सोचा कि जिनसे हम डरते हैं, जिनसे हमें दूरी बना के रखने के बारे में बात करते हैं, उसी पे हम हमेशा से कायम रहते हैं कि लड़कियों का अलग समूह हो और हम सिर्फ लड़कियों का मुद्दे पे बात करें। नहीं, मुझे लगता है लड़कियों को और लड़कों को एक साथ बात करना जरूरी है, पुरुष को और औरत को भी एक साथ बात करना जरूरी है, ताकि दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लिकेशंस को समझ पाए, दोनों एक दूसरे की बातों को थोड़ा समझने का कोशिश करें। डिफिकल्टीज है, बहुत चैलेंजेस है, एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है, मगर धीरे धीरे तो जैसे हम बोलते हैं कि सामाजिक बदलाव की ओर हम बढ़ेंगे, तो एक समय भी ऐसा आएगा कि एक दूसरे को लोग स्वीकार करेंगे और करने लगे हैं। तो ये मुझे अगर सबसे ज्यादा चुनौती मैंने अगर अपने केस में देखी है तो मुझे ट्रेवल के टाइम पे काफी चुनौती आती है, क्योंकि जब हम रिपोर्टिंग पे जाते हैं तो हमारा बहुत टाइट शेड्यूल होता है। सुबह हमें जल्दी निकलना होता है, रात वापस आना होता है, फिर अगले दिन का प्लान करना होता है। तो जो ट्रेवल का टाइम होता है वो हमारे सोने का टाइम होता है। मैं ऐसा सोच के चलती हूँ कि जो रास्ते में हमें 1-2 घंटे मिलेगा उस टाइम में सो लूंगी थोड़ा सा। पर सोने का जो टाइम होता है, अगर बगल में महिला साथी बैठी है तब तो आप आराम से सो सकते हैं, पर अगर गलती से कोई पुरुष बैठा है तो मुश्किल होता है सोना। कई बार ऐसा होता है कि उसका छूना, उसका टच करना, उसका आपको असहज कर देना, और अनजान शहर में, अनजान राज्य में, अनजान जगहों पे आप बहुत रिएक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप अकेले यात्रा कर रहे होते हैं, आपको कोई आइडिया नहीं होता है। और वो तो ये ऐसा कर ही नहीं होता, आप ऐसा तो कुछ नहीं कर रहा होता है ना जब आप ये रिएक्ट कर पाए कि उसने हमारे साथ कुछ गलत किया, उसने हमारे साथ छेड़खानी तो नहीं की ना। अब उसका कंधा है, अगर मेरे कंधे से टच होता है तो इसमें उसकी क्या गलती है? अगर मुझे इतना ही कंफर्टेबल लाइफ चाहिए तो हम खुद के साधन से जाएं। तो ये एक काफी चैलेंजिंग फेस होता है, जो मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है, बहुत चिड़चिड़ापन आता है, और कई बार मन करता है कि बहुत इसको खींच के मार दें। पर शायद वो एक ऐसा समय होता है, ऐसी परिस्थिति होती है कि जब आप बस में या बैठ रहे होते हो तो ध्यान रख के बैठना होता है कि भाई कोई महिला की सीट में पहले से ही बैठ जाओ, क्योंकि आपका जो सोने का टाइम है वो थोड़ा आराम से कट जाए। दूसरा चैलेंज जो मैं महसूस करती हूँ वो ये है कि जब आप थोड़ी मुश्किल कहानियां कवर कर रहे होते हैं। अगर हम आपको बीते साल एक कहानी का उदाहरण बताएं, तो एक दलित लड़की थी करीब 12 या 15 साल की, उसके साथ गैंगरेप हुआ था, मुस्लिम लोगों ने किया था। और ये जो ये पूरा परिवार था, ये इस पूरी कहानी का जो जो कहानी का सारांश था, वो जो आर्टिकल 15 मूवी आई थी उससे लगभग मिलती जुलती कहानी थी कि आरोपी दबंग थे, उनका डिग्री कॉलेज चलता था और हरदोई जिले का मामला था। तो जो छोटे, हम कह सकते हैं जो जिले स्तर के पत्रकार थे, उस व्यक्ति की इतनी दबंगई थी उस मुस्लिम परिवार की कि वो इस कहानी को छाप नहीं रहे थे। उन्होंने छापा पर वो 4 लाइनों में खबर आ गई। उस लड़की के साथ घटना हुए करीब 2 महीने हो गए थे और आरोपी गिरफ्तार नहीं किए गए थे। 2 आरोपी थे उसमें, और लड़की जो आरोपी की माँ थी वो प्रधान भी थी, और उनके ऊपर थोड़ा सा पॉलिटिक्स प्रेशर, मतलब पॉलिटिक्स का अच्छा उनका दबदबा था। तो मतलब और लड़की का कहना ये था, मुझे ये कहानी किसी तरह पता चली, लड़की मुझसे बार बार बस यही कह रही थी कि दीदी अगर आपने सिर्फ इस व्यक्ति को एक बार जेल पहुंचा दिया, भले वो 10 मिनट के लिए जाए और वापस आ गया ना, तो मुझे लगेगा कि मैं जीत गई। 12-15 साल की लड़की कह रही थी, जब वो मेरा रेप कर रहा था तो मुझसे बार बार यही कह रहा था कि तुम्हारे जैसी कितनी लड़कियों के साथ मैंने ऐसा किया है पर आज तक कोई कुछ नहीं कर पाया, इसलिए तुम ये दिमाग से निकाल देना कि तुम भी कुछ कर पाओगी। पता नहीं लड़की की बात ने मुझे कितना परेशान किया। मतलब फोन पे वो मुझे बता रही थी, और इस स्टोरी को कवर करने के लिए हमारे ऑफिस से परमिशन नहीं मिल रही थी, क्योंकि ऐसा पता चला कि कुछ पत्रकार लोकल गए भी थे कवर करने, तो शायद उनको मारपीट के भगा दिया गया। तो ऑफिस रिस्क नहीं लेना चाहता था। मैंने अपने एसोसिएट एडिटर को थोड़ा सा कन्विंस किया। मैंने कहा सर आप मुझे संडे को भेजिए और मैं अपने रिस्क पे जाती हूँ, चुपचाप जाती हूँ, मैं बाइक से जाऊंगी, किसी को नहीं पता चलेगा कि मैं पत्रकार हूँ, मैं करके आती हूँ, एक बार ट्राई करती हूँ क्या कहानी है। और मैं इस स्टोरी को कवर करके आई। स्टोरी कवर करने में 1 दिन लगा, 2-3 दिन उसको लिखने में, रिसर्च करने में लगा, करीब 3 दिन लगे, 4 दिन, जब मैं इस स्टोरी को फाइल कर पाई। हेडिंग थी हमारी कि और कितनी बनेंगी आर्टिकल 15, एक 15 साल की बच्ची को सबूत देना है कि उसके साथ गैंगरेप हुआ है। आरोपी पुलिस कह रही थी कि इस लड़की का गैंगरेप हुआ ही नहीं क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है, जबकि लड़की ऑलरेडी बता रही है कि हमारे साथ रेप हुआ है। पर पुलिस को उस आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए सबूत चाहिए था। क्या सबूत वो दे सकती है कि उसके साथ गैंगरेप हुआ है? सबूत का फैसला तो कोर्ट करेगी ना। पुलिस का काम सिर्फ इतना था कि अगर उस लड़की ने जाके बोला कि हमारे साथ रेप हुआ है तो आप उसको गिरफ्तार करिए।
तो मैंने ये स्टोरी चलाई थी और आप यकीन मानिए कि स्टोरी चलने के 3 या 4 घंटे के बाद वो स्टोरी वायरल हो गई। अनुभव सिन्हा या कई बड़े जो सेलिब्रिटीज थे, क्योंकि आर्टिकल 15 से उसको कनेक्ट कर दिया था, उस समय हाल ही का माहौल था, तो स्टोरी वायरल हो गई। सुबह करीब 6-7 बजे मुझे फोन आया लड़का, और फोन पर रोए जा रही थी, मैं खुद भी नहीं सोच पा रही थी हुआ क्या। मुझे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। तो मैं सो ही रही थी, तो उसने कहा दीदी मैं आपको क्या बताऊं, वो पकड़ गया। मतलब वो इतना खुश थी, खुश की वजह से वो रोई जा रही थी, रोई जा रही थी। स्टोरी इतनी वायरल हुई कि आरोपी को अगले सुबह ही 5-6 बजे गिरफ्तार कर लिया गया, जो मुख्य आरोपी था। तो आप सोचिए कि उस स्टोरी को करने के बाद काफी तारीफ हुई मेरी, सोशल मीडिया पे काफी लोगों ने सराहा, कई लोगों ने कहा कि आपने गलत स्टोरी छापी है। जो वहाँ के स्टोरी पत्रकार थे कि हम भी इस स्टोरी को कवर करने गए थे, लड़की वालों ने तो समझौता कर लिया है 50,000 रुपए लेके, क्या लड़की ने आपको बाइट दी। जब वीडियो भी चलाया कुछ देर बाद, गिरफ्तार होने के बाद शायद हमारा वीडियो चल पाया था, देर में एडिट हो पाया। तो मतलब दूसरे लोग कह रहे थे आप मुझे बाइट दे दीजिए। तो नंबर तो हमारा सब जगह बटा था, क्योंकि मैं उस समय आरोपी से भी एक दिन पहले मैंने फोन पे बात की थी, नंबर उसके पास भी था। तो करीब 15 दिन तक हमारे पास बहुत फोन कॉल्स आए। मैं सच में डर गई थी, मैं सच में डर गई थी, और मैं चाह रही थी कि जब भी मुझे कोई फोन करता, मुझे लगता था कि अगर मैंने उठा लिया तो कहीं मैं ट्रू कॉलर पे ऐसा कुछ उसने सेट ना कर दिया हो कि मेरी लोकेशन उसको पता चल जाए। जब भी कोई कहता था कि अगर गलती से कॉल उठ गई, कोई कहता आप लखनऊ से बात कर रही, नहीं नहीं जी हम तो दिल्ली से बात कर रहे हैं। मतलब मैंने काफी दिन गुमराह किया। तो ये एक चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि स्वीकार नहीं होता है आरोपियों को भी, पुलिस प्रशासन को भी, कि एक लड़की अपनी लेखनी से हम पुलिस को कटघरे में ले जाके खड़ा कर दें, या फिर हम उस आरोपी को जेल तक पहुंचा दें जिससे पुलिस ने कई लाख रुपए घूस लिया होता है। तो ये काफी चैलेंजिंग है। यात्रा में जो बाकी के हमारे स्पीकर ने सवाल बोले, इससे हमेशा आपको दो चार होना पड़ता है। आपके बच्चे कितने हैं, मतलब शादी तो बात छोड़ दीजिए, लोग तो अक्सर यही पूछते हैं कि आपके बच्चे कितने हैं, बच्चों को छोड़ के कैसे आप यात्रा कर लेती हैं। शादी बताया जाता है, शादी नहीं हुई है तो क्यों नहीं शादी हुई, एंगेजमेंट तो हो ही गई होगी, तय तो हो गई होगी, अब करने ही वाली होगी। मतलब ये एक बहुत मुश्किल होता है हर बार आपको जवाब दे पाना कि आपकी शादी नहीं हुई है अभी तक और आप ये काम कर रहे हो। और जब एक लड़की अकेले बाहर भटकती है, अब कई अनुभव तो आप सीखते ही है नए नए, लेकिन एक जो हम कहते हैं ना कि सोसाइटी को आज भी ये स्वीकार नहीं है, ये एक्सेप्ट नहीं है कि एक लड़की, जैसा सुनीता जी ने पहले कहा कि हमें यही देखा जाता है ना कि हमारी बुद्धि घुटनों में है। अगर लड़का ये काम करे, यात्रा करे, उसका शौक है कि वो झूला लेके बैठ के टांग के यात्रा कर रहा है, तो उसका शौक है। पर अगर नीतू वो काम करती है तो वो उसके, तो वो शौक नहीं है उसका, वो उसकी मजबूरी है, उसका चरित्र, कई तरह के सवाल उठाए जाते हैं। पर इन सभी चुनौतियों के बीच मेरे मन में कभी ऐसा ख्याल नहीं आया कि मुझे ये काम छोड़ना है। कभी मुझे ऐसा नहीं लगा। मुझे हमेशा से जोखिम भरी कहानियां करना अच्छा लगता है। खासकर अगर कोई कह दे कि आप नक्सल, अगर झारखंड की बात करें, कोई कह देगा आप इस जंगल में मत जाइएगा, यहाँ नक्सली रहते हैं, पर एक गाँव रहता है जहाँ पे महिलाओं की कहानियां बहुत रोचक है। पता नहीं क्यों अगर मैं उस महिलाओं की रोचक कहानियों को कवर नहीं करूं तो मुझे लगता है कि मैं हार गई, मैं अपने आप को हारा सा पाती हूँ। अभी हाल ही की घटना आप लोगों ने देखी होगी मध्य प्रदेश में, कि 2 वीडियो वायरल हुए थे जून महीने में, जब एक महिला, 19 साल की एक महिला थी जिसको बम्बूर के पेड़ में बांध के पीटा, काफी वीडियो वायरल हुआ था, उसके अपने लोग मार रहे थे। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो ससुराल से अपने मामा के घर बिना बताए चली गई थी। 2 और लड़कियों को सेम 2-3 दिन बाद मारा गया। मध्य प्रदेश की ही घटना है, एक जिले की, जो लड़कियां फोन पे किसी से बात कर रही थी, यानी हम कह सकते हैं कि उनका अपना प्रेम प्रसंग का मामला था। तो उनको उनके घर वालों ने खींच खींच के इतनी बुरी तरीके से मारा। अगर आपने वो 2 वीडियो जरूर देखे होंगे, काफी चर्चा रहा था सोशल मीडिया पे। मैं स्पेशली इस कहानी को कवर करने मध्य प्रदेश गई थी, पर जब मैं मध्य प्रदेश गई, मध्य प्रदेश जाने से पहले इस स्टोरी को लाइन अप करने से लेके वहां पहुंचने तक, मुझे वहां के लोगों ने, वहां के स्थानीय पत्रकारों ने 100% ये यकीन दिला दिया था कि आप इस कहानी को कवर नहीं कर सकती हैं। अगर आप इस कहानी को कवर करने जाएंगी तो आप मुश्किल से वहां सही सलामत वापस लौटेंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। तब मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई, मुझे लगा कि मुझे ये कहानी जरूर कवर करनी है और मुझे ये जानना है। मुझे पता चल गया है कि ऐसी वही 2 घटनाएं नहीं है, 2 के सिर्फ वीडियो वायरल हुए, ऐसी वहां की महिलाओं के साथ अक्सर होता है कि अगर महिलाओं ने अपने, कुछ उनकी अपनी बातें थी वो मैं बाद में डिटेल में कभी बताऊंगी, तो उनके साथ ऐसा मारपीट किया ही जाता है। ये वहां के एक परंपरा कह सकते हैं, रिवाज कह सकते हैं, या एक पुरुष सोच कह सकते हैं कि महिलाएं अगर किसी से भी बात करेंगी तो वो शक करते हैं कि ऐसा क्यों उसने किया, इस आधार पे वो मारते हैं। तो जब मुझे इस स्टोरी को करना था, मैं इस स्टोरी को कवर करने के 10 किलोमीटर दूर तक पहुंच गई। मैं 1.5 दिन किसी एक होटल में पड़ी रही और मैं स्टोरी को लाइन अप नहीं कर पा रही थी, क्योंकि लाइन अप करने के लिए स्थानीय कोई व्यक्ति हमारे साथ जाने को तैयार नहीं था। अकेले मुझ में खुद में हिम्मत
हिम्मत नहीं थी अनजान रास्ते में कि मैं उस गांव तक कैसे पहुंचूंगी, कैसे वापस लौटूंगी। पर मैं ये स्टोरी करना चाह रही थी, और मैंने सोचा अगर मैं स्टोरी नहीं कर पाई तो मेरी सबसे बड़ी हार होगी मध्य प्रदेश आने में, कि मैं जिस स्टोरी को करने आई थी एक्चुअल में मैं उसको कर नहीं पा रही हूँ। जब सारे रास्ते बंद हो गए तो मैंने वहां की पुलिस को फोन किया, मैंने रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा सर मैं एक स्टोरी करना चाहती हूँ, मैं एक रिसर्चर हूँ और चीजों को समझना चाहती हूँ, थोड़ा आप मुझे उस परिवार से मिला दीजिए। वो आजकल कर करके ये 1.5 दिन में ये भी चलता रहा। फिर फाइनली पुलिस वाले तैयार हुए, मुझे उस गाँव ले गए और मैं उस स्टोरी को कवर करके आई। जब मैं उस पुलिस वाले के साथ भी गाँव से वापस लौट रही थी, वो भी ट्राइबल्स कम्युनिटी का था, जिस कम्युनिटी के खिलाफ हम लिखने के बारे में सोच रहे थे। तो वो व्यक्ति रास्ते भर मुझसे कहा, मैडम आपकी सोच बहुत गलत है, मैडम आप जो करने आई हो बहुत गलत है। मतलब वो ऐसे बात कर रहे थे, मुझे लग रहा था कि ये व्यक्ति मुझे बस 21 किलोमीटर सुरक्षित पहुंचा दे, जो मुझे मुख्य सड़क पे जुड़ना है, इसके बाद से मैं अपने आप को सुरक्षित। मुझे उस पुलिस वाले से डर लगने लगा कि फिर मैंने कहा नहीं नहीं सर, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, मैं बस समझ रही हूँ चीजों को। मतलब मैं उसको अपने स्तर पे हैंडल कर रही थी, पर यकीन मानिए कि 21 किलोमीटर दूर का जो रास्ता था ना, मुझे लग रहा था कहीं पुलिस वाला ही मुझे ना मारने लगे, मेरे साथ कुछ ऐसी घटना ना कर दे जिससे कि मैं इससे डर जाऊं। तो कई बार इस तरह की घटनाओं के आप बहुत करीब होके गुजरते हैं, आप खुद बहुत डर जाते हैं। मुश्किलें हैं, लेकिन जब ऐसा बेड़ा ही उठाया है कि कुछ अलग करना है, कुछ अलग कहानियों को लाना है, अगर हम नहीं लाएंगे उन कहानियों को तो मुझे लगता है शायद वो कहानियां हर बार की तरह वीडियो वायरल होगा, हम और आप टिप्पणी करेंगे, गुस्सा करेंगे, पर उसकी एक्चुअल वजह को नहीं जान पाएंगे। तो किसी की तो जिम्मेदारी है उसको लाने की। तो बस मैं अपने हिस्से की एक जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश करती हूँ, पर मैं जरूर एक ऐसे भारत या ऐसे देश या ऐसे समाज की कल्पना देखना चाहती हूँ भविष्य में, जहां मैं सहज होके, मस्त होके, जो मेरा शौक है यात्रा करने का, कि मैं एक झोला उठाऊं और कहीं भी चली जाऊं अकेले, वो मैं कंटिन्यू जारी रख पाऊं, क्योंकि मुश्किल है पर मैं रखना चाहती हूँ। हमारे इस सत्र में आखिरी स्पीकर मोना को बुलाना चाहूंगी। मोना, चुनौतियों के बारे में अगर तुम कुछ कहना चाहो। नीतू की बातें सुन के मैं एकदम अपनी चुनौतियां भूल गई, क्योंकि हमारा भी काम में ट्रैवल बहुत होता है, और एकदम से मैं सारी वो चीजें सोचने लगी कि कहाँ कहाँ बस में जाना अनसेफ फील होता है, और वो भी दिल्ली में। बहुत सारी वो बातें याद आ गई, पर मैं कोशिश करती हूँ कि अब सवाल पे मैं फोकस कर पाऊं। तो जो हम काम साहस कर रहा है उसमें काफी चुनौतियां हैं। सबसे पहले जो चुनौती है वो है मानसिकता की, क्योंकि हम लोग जेंडर और सेक्स एजुकेशन पे काम करते हैं, और कायदे में हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ये करिकुलम होना चाहिए सेक्स एजुकेशन का, जो कि नहीं है। और स्कूल की तो बात बहुत बड़ी बात है, अगर आप सेक्स वर्ड या आप उससे संबंधी कोई भी शब्द पब्लिकली यूज करते हैं, तो आपको लड़की अगर यूज कर रही है तो उसे बहुत गलत नजर से देखा जाता है कि ये क्या है, या बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो इस मुद्दे पे काम करना, जिसपे इतनी धब्बा और शर्म है, पर ये सारे टॉपिक्स हमारी लाइफ से जुड़े हुए हैं, और जानकारी के अभाव से मुझे लगता है हिंसा ज्यादा बढ़ रही है, जहाँ पे चाहे एडोलेसेंट्स हो, बच्चे हो, महिलाएं हो, आवाज नहीं उठा पाती हैं और सोचती हैं ये जीवन का हिस्सा है। तो जब हम लोग ये कोलैबोरेशंस में, चाहे दूसरे एनजीओ हो या सरकारी स्कूल हो या पुलिस हो या गांव में, हम जाके बोलते हैं कि हम इस तरह की वर्कशॉप्स करेंगे, जानकारी देंगे, और हमारी उम्मीद है कि उस जानकारी से जो एडोलेसेंस है या किशोरावस्था में जो लड़के लड़कियां वो चुनौती दे पाएंगे। और शुरुआत से हमारी कोशिश रही है कि लड़के लड़कियों को साथ में बिठा के वर्कशॉप्स हों, और तो इसमें चुनौती ये आती है कि हमसे ये सवाल उठाए जाते हैं कि ये जानकारी तो जरूरी है नहीं, बच्चे बड़े होंगे तो उन्हें वो समझ ही जाएंगे, ये सिखाना जरूरी नहीं है, ये पढ़ाई का हिस्सा नहीं है। तो मुझे आज भी याद है कि जब सबसे पहले हम दिल्ली में द्वारका में हम स्थित हैं ऑफिस, और वहां पे हम एक सरकारी स्कूल, गर्ल्स वाले स्कूल में, क्योंकि आइडिया ये था कि गर्ल्स और बॉयज के साथ में वर्कशॉप हो, पर स्कूल्स ही अलग अलग बने हुए हैं, तो हमारी कोशिश ये थी कि इसी माध्यम से हम ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो जब हम मुझे आज भी याद है कि मैं पहली मीटिंग हमारी संस्था को कुछ 6 महीने टाइप हुए थे, और हिम्मत करके सरकारी स्कूल में मैं गई
लेटर लेके कि हम ऐसी करिकुलम करेंगे, 1 महीने 7-8 वर्कशॉप्स होंगी इन टॉपिक पे। और जो प्रिंसिपल मैम थी वो महिला थी, तो मेरी उम्मीद ये थी कि वो समझेंगी कि ये जरूरी है और हमें अलाउ करेंगी ये करने के लिए। और मैंने उनको पूरा बताया, सब समझाया, और उन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे और पूछा कि आपको एनओसी साइन करना पड़ेगा, और आपको, मुझे इतना उन्होंने सवालों से डरा दिया कि मैं इतना डर गई कि मैं ये जो काम, मुझे लगा था कि ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर अडोलेसेंस में लड़कियों को बहुत चीजें पता होंगी तो वो इसे चैलेंज कर पाएंगी, क्योंकि मैं जब 8th क्लास में थी तो मुझे बहुत सारी चीजें नहीं पता थी जो उस उम्र में पता होनी चाहिए। तो पर उन्होंने इतने सवाल पूछे, मैं इतना डर और घबरा गई थी कि मैं मीटिंग से बाहर आई और मैं समझ नहीं पाई कि एक फीमेल प्रिंसिपल हैं जो एजुकेटेड हैं, उन्हें पता है मेंस्ट्रुएशन, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, ये सारे टॉपिक्स कितना इंपॉर्टेंट है। दिल्ली में हर रोज इतने सारे केसेस हो रहे हैं CSA के, पर उन्होंने मना कर दिया, या मुझे ऐसा डरा दिया कि मेरी हिम्मत नहीं हुई दोबारा जाने की। वहीं दूसरी ओर मैं उनके आफ्टरनून में गवर्नमेंट स्कूल बॉयज का चलता है, जब मैं गई सर से मिलने, प्रिंसिपल सर से, तो मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, मेरा कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका था। मुझे लगा था ऑफ कोर्स अगर फीमेल प्रिंसिपल ने नहीं माना है तो मेल प्रिंसिपल तो छोड़ ही दो। पर मैं उनसे गई, मैंने उन्हें बताया कि जितनी ये सारी जानकारी, बातचीत लड़कियों के लिए जरूरी है उतना लड़कों के लिए भी जरूरी है। उन्हें चीजें पता होंगी तो वो बहुत सारे छेड़छाड़ और बहुत सारी चीजें जो पीयर प्रेशर में दोस्त कर रहे हैं इसलिए हम भी कर लेते हैं, गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो चैलेंज कर पाएंगे, उन्हें समझ होगी कि क्या सही गलत है। और मेरा बहुत सरप्राइज थी मैं कि जो प्रिंसिपल सर थे उन्होंने तुरंत परमिशन दी और उन्होंने ये बोला कि ये सारे टॉपिक्स बहुत जरूरी हैं और आप इस पे करिए। और उनके एक बिलीफ की वजह से हमने 4 साल तक बॉयज के साथ इन सारे टॉपिक्स पे, जेंडर, सेक्सुअलिटी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे काम किया। बहुत अच्छा अनुभव रहा और हमने फिर से कोशिश की गर्ल्स स्कूल में करने की, और पूर्वी गई थी वहां पे करने के लिए, और बहुत मुश्किल से शुरुआत की। पर जब तक मेंस्ट्रुएशन वाले टॉपिक पर हम आए तो उन्हें लगा कि ये तो भाई कोई टीचर्स को भेजना, मतलब वर्कशॉप के दौरान हम कोशिश कर रहे थे कि टीचर्स ना आए, सिर्फ स्टूडेंट्स हो और हम लोग हो, ताकि उनको एक सुरक्षित महसूस हो, अपने सवाल पूछ पाए और जो भी उनके अनुभव है वो शेयर कर पाए। बट रेगुलरली टीचर्स को भेजना बार बार, और ये एक ऐसा करना एज इफ हम कुछ गलत करें, और जिसके कारण हमारी जो वर्कशॉप्स है डिसकंटिन्यू हो गई। इसके अलावा जब हम एनजीओज जो हमारे जैसे ही फीमेल को फाउंडर्स काम करते हैं एजुकेशन पे, अलग मुद्दों पे, तो हमें लगता है उनसे कोलैबोरेट करने में आसानी होगी, वो समझेंगे। तो हम जब बात करते हैं और हम बोलते हैं कि हम फिजिकल चेंजेस पे वर्कशॉप करेंगे लड़के लड़कियों के साथ, या आपको कंफर्टेबल है तो लड़कियों के साथ, तो उनका ये रहता है कि इतनी जानकारी जरूरी नहीं है, आप जानकारी को ना थोड़ा कम करके दीजिए। जैसे जब हम फिजिकल चेंजेस की बात करते हैं तो पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल फीमेल का समझाते हुए, बच्चों के सवाल लेते हुए करती हैं, तो उनका ये रहता है कि आप जानकारी को ना थोड़ा कम कर दीजिए, इतना ज्यादा आप मत बताइए। तो ये कंटिन्यूस चैलेंज हम 6th ईयर में हैं साहस के, ये लगातार एक चुनौती हमने अनुभव किए कि इतना काम करने के बाद भी जो समझाना पड़ता है, फिर जो सवाल उठते हैं, और जो चीज इतनी बेसिक है समझने के लिए, जो आपकी लाइफ से जुड़ी हुई है, उसे करने में बहुत मुश्किलें आती हैं। दूसरी चीज ये है कि जब भी हम लोग किसी भी संस्था से जुड़कर काम करते हैं तो हमारी उम्मीद रहती है कि हम 1 महीने जो किशोरावस्था में लड़के लड़कियों को जानकारी दे रहे हैं, बाद में उनके लिए वो सपोर्ट सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन बना पाए। अगर किसी भी बच्चे के साथ बाल यौन शोषण होता है तो जिस एनजीओ से हमने कोलैबोरेट किया है वो उस बच्चे को वो सपोर्ट दे पाए कि जिससे वो चुनौती ले पाए। तो ये इस अनुभव में ये रहा है कि बहुत सारे बच्चे जब हम बाल यौन शोषण को रोकने की वर्कशॉप आखिरी होती है जब करते हैं, और हम उनसे सवाल पूछते हैं कि आपके जीवन में कौन सा वो इंसान है जिसको आप शेयर करना चाहेंगे अगर आपके साथ ऐसा कभी गलत तरीके से आपको कोई छूता है। और बहुत सारे जो बच्चे वहां होते हैं, जो भी संस्था की फाउंडर होती है, उनको बोलते हैं कि हम दीदी को बताएंगे और दीदी हमारी मदद कर देंगी।
पर अनफॉर्चुनेटली मेरा अनुभव ये रहा है कि एक बच्ची ने शेयर किया था कि जहां उन्होंने ये बात रखी और जब ये एक्सपीरियंस शेयर किया तो जो ऑर्गेनाइजेशन की हेड थी उन्होंने ये बोला कि अगर तुम बताओगी तो पुलिस आ जाएगी, तुम्हारे पापा को पता चल जाएगा, परिवार को पता चल जाएगा। तो वो ऑलरेडी बच्ची इतनी डरी हुई थी और उन्होंने जिस पे वो भरोसा करती थी उनको बताया और उन्होंने भी उन्हें समाज जैसे डराता है लड़कियों को, वो ही उन्होंने डरा दिया। तो ये भी एक हमारी चुनौती रही है कि कैसे जो एडोलेसेंस है, किशोरावस्था में लड़के लड़कियां, उनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट हो पाए कि इन वर्कशॉप्स के बाद भी वो अगर ऐसा अनुभव करते हैं तो उनको पुलिस की हेल्प हो, काउंसलिंग सपोर्ट हो, जो भी हो वो मिल पाए। इसमें हमें कंटिन्यूस चुनौती रही है। एक और जरूरी जो चुनौती मैंने महसूस की है काम करते हुए वो ये कि जब से हमने साहस शुरू किया तो हमें काफी सपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशंस का मिला है, जहां वो मानते हैं कि ये जो काम आप कर रहे हो वो बहुत जरूरी है और जेंडर बेस्ड वायलेंस, जेंडर आधारित हिंसा एक विश्व का मुद्दा है और इस पे जितना ज्यादा सपोर्ट हो वो होना चाहिए। पर मैं बहुत दुख है मुझे इस बात का कि अपने देश, अपने प्रदेश कहीं से पिछले हम 6 साल में हैं, सपोर्ट महसूस नहीं हुआ। सपोर्ट की जगह आप कभी भी कुछ फंडिंग या किसी के लिए अप्लाई करते तो कागजी कार्रवाई है, आप ये लाइए वो लाइए, और मुझे पता है कि वो हमारे लिए डिफिकल्ट है पर बहुत सारे जो क्या बोले प्रिविलेज्ड या एलिट बोलते हैं संस्थाएं, उनके लिए आसान है चीजें। तो ये एक कंटिन्यूस स्ट्रगल रहा है कि कैसे हम अपने देश में जो हमें कमियां दिख रही हैं उसको रोकने के लिए हम काम कर रहे हैं और हमारी उम्मीद है कि हमारी कंट्री, हमारा देश जो हम कहते हैं इंडिपेंडेंस डे पे बहुत हम अपनी देश की बात करते हैं, वो हमें सपोर्ट करे। पर मैं हैरान हूं कि वो उस तरीके का सपोर्ट कम मिलता है। एक और संस्था के लेवल पे ये चुनौती रही है कि जब से हमने शुरुआत की है, मैंने और पूर्वी ने, पूर्वी का अपना कॉर्पोरेट का मीडिया का अनुभव रहा और मैंने भी संस्था शुरू करने से पहले 4 साल अलग अलग एनजीओज में काम किया। तो जो मैंने काम किया और पूर्वी ने भी काम किया, वहां पे हमने बहुत असमानता महसूस की। एज फीमेल एम्प्लॉयज या इंटर्न्स, वॉलंटियर, हमने बहुत फर्क, भेदभाव देखा। मतलब अगर मैं अपना बोलूं, फैसले मुझे कई बार पता होता था कि जो संस्था चला रहे हैं उससे बेहतर काम मैं कर सकती हूँ, मेरे आइडियाज हैं, मेरे काम, बट वो सुनने का स्पेस और मेरे हिसाब से चीजें मैं नहीं कर पा रही थी, इसलिए संस्था अपनी शुरू की। तो कोशिश ये थी कि जो गलतियां मैंने देखी हैं या जो असमानता महसूस की है वो अपनी संस्था में ना हो। तो इसलिए बड़े खुले दिल, खुले दिमाग से काम करना शुरू किया। पर बड़ा चैलेंज रहा है एक ऐसी टीम क्रिएट करने का जो उसी जोश से काम करती हो और उन्हें लगे कि हाँ भी ये काम जरूर है। हाँ, हमारे में वॉलंटियर इंटर्न में रहे हैं पर कोई भी लंबे समय तक रहा नहीं है। तो ये क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं संस्था के लेवल पे, एक वर्कशॉप करना और सारी कोलैबोरेशंस करना, बहुत तरीके के काम, आई एम श्योर आप सब जानते हैं। तो उस तरह का जो एक सपोर्ट फील होता है कि हाँ भी यंग लोगों की भी हम बहुत बात करते हैं। काफी लोग बोलते हैं कि हाँ युवा, बट युवा जब समस्या देखते हैं, कितने युवा काम करना चाहते हैं जब उनको एक ओपन स्पेस मिलता है। काफी बार लोग उसे चैरिटी वर्क की तरह देखते हैं कि समय मिल गया तो कर लेंगे, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। तो ये एक गैप मुझे महसूस हुआ है कि कंटिन्यूसली कोशिश करते हैं कि लोग आए, बट उस तरीके का जोश और उतना लंबे समय तक वो टिक नहीं पाते। कुछ चुनौती में जो अपने निजी अनुभव से बताना चाहूंगी वो ये है कि मैं पीएचडी के पहले साल में थी, तब साहस की शुरुआत की पूर्वी के साथ। और जब 2 लड़कियां ऐसे मुद्दों पे काम करती है, जेंडर आधारित हिंसा और यौनिकता, सेक्स एजुकेशन, जो ऑलरेडी इतना धब्बे वाला समझा जाता है हमारे देश में, तो बहुत सवाल है। तो मतलब मैं जब से शुरू किया अब तक अपनी चॉइसेस को जस्टिफाई करना पड़ता है कि मैं ये काम क्यों कर रही हूँ, मेरे क्या क्या रीजन है, मैंने क्यों ये चॉइस की है। तो मैं मतलब पीएचडी इस साल पूरी हुई, साहस के 5 साल पूरे हो गए। उसे उपलब्धि की तरह मैं एंजॉय नहीं कर पाई क्योंकि मुझे उसके जैसे ही खत्म हुई चीजें या जैसे आगे बढ़ती हैं, शादी का प्रेशर, आप
शादी की उम्र हो गई, शादी हो जानी चाहिए, आप कोई ऐसी नौकरी क्यों नहीं करते जिसमें लगातार पैसा, हर महीने आपको पैसा मिले। तो ये मतलब काफी दुविधा की बात होती है कि जब आप समाज बदलने की बात करते हो और आप पे खुद इतना प्रेशर रहता है कि आप, मतलब मेरी दिक्कत ये भी है कि आप किसी भी लड़की या किसी महिला को एज अ पर्सन नहीं देखते। आप सोचते हो कि इसकी शादी नहीं हुई, इसके बच्चे नहीं है, इसकी नौकरी नहीं है। तो इस तरह की सोच जो बदलाव लाने के लिए काम कर रहे हैं, उनके साथ भी इस तरह का होता है और बहुत कम पारिवारिक सपोर्ट मिला है। तो इतने मुश्किल मुद्दे पे काम करते हुए अपनी फैसलों को, अपनी चॉइसेस को कि आप ये काम क्यों करें, उसको जस्टिफाई करते रहना कि ये रीजन है, वो काफी दिक्कत का एक चीज रही है हमेशा से। तो थैंक यू।